नमस्कार फ्रेंड्स, 2024 का विधानसभा चुनाव और झारखंड में प्रत्येक ज़िले में नामांकन करने की होड़ लगी हुई है। और चाहे वो बड़ी पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो या वो पार्टी जो लोकल लेवल पर जानी जाती है, सबों में ज़बरदस्त जोश है और सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों के साथ ढोल नगारों के साथ पार्टी ऑफिस में आ रहे हैं। पार्टी ऑफिस से लगातार जिला ऑफिस में जा रहे हैं, ब्लॉक ऑफिस में जा रहे हैं, जहां जहां नॉमिनेशन उनको करना है वहां जा रहे हैं। और पूरे झारखंड का ये चुनाव महापर्व में एक बहुत बड़ी रौनक और उत्सव सा माहौल है। उसी बीच आज नॉमिनेशन किया है पांडे जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और इन्होंने अपने पार्टी की तरफ से इनको उम्मीदवारी घोषित हुई और इन्होंने अपना आज नॉमिनेशन किया है। एक जाने माने समाज सेवी हैं और समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई कि आपने आज नॉमिनेशन किया है। आप ये बताइए कि विधानसभा क्षेत्र में आप जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपकी कौन कौन सी ऐसे मुद्दे हैं कि जो लग रहा है कि उसमें काम नहीं हुआ है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसमें काम करेगी? सबसे पहले तो ये है कि 48 जमशेदपुर पूर्व जो हमारा विधानसभा है, इसका प्रतिनिधित्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तक कर चुके हैं। वो कई पदों पर भी रहे। तो ये समझना होगा कि जब व्यक्ति सबसे शीर्ष पद पे बैठ के भी अगर क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा तो ज़रूर कुछ त्रुटि है, किन्हीं और को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। आज भी हमारे जमशेदपुर में आप जब जाएंगे चुनाव में, आप देखेंगे तो मालिकाना हक का मुद्दा यहाँ ऐसा चलता है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जबकि हम लोग यहाँ तक देखते हैं कि मुंबई की जितनी भी स्लम बस्तियाँ हैं उनको रेगुलाइज़ किया गया, दिल्ली में रेगुलाइज़ किया गया, आखिर जमशेदपुर में रेगुलाइज़ क्यों नहीं करके इस मुद्दे को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं, अगर हम कहीं पे विकास करना चाहते हैं तो उस विकास को करने के लिए सबसे पहले वहाँ की जो समस्या है पहले हम लोग को उस पर काबू पाना होगा, फिर हम लोग विकास की बात करेंगे। आज भी हमारे क्षेत्र में जहाँ एक और देखिएगा टिस्को का 24 घंटा लाइन, पानी, बिजली, सड़क, कितनी बढ़िया सड़कों में हम लोग खड़े हैं, ये टिस्को द्वारा बनाई गई है। फिर यहाँ पे सरकार की क्या ज़रूरत है, फिर यहाँ पे विधायक का क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप बस्तियों में जाएंगे तब आप जर्जर स्थितियाँ देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे शहर में लगभग जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं सारे के सारे यहाँ प्राइवेट है। यहाँ पे एक ऐसा पौधा तैयार हो रहा है, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ के लोग जो हैं वो उनका जो मज़दूरों का शहर है और एक मज़दूर इतनी महंगी पढ़ाई अपने बच्चों को कैसे करा पाएगा, इस पर देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये चुनाव जो है ये बहुत ही मुद्दों पर लड़ा जाए। चुनाव एक लोकतंत्र का महापर्व है, हर पार्टी इसमें हिस्सा ले रही है, हम लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो आज भी जो यहाँ की समस्या है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, इस पर बात होनी चाहिए। ये 86 बस्ती का मामला ख़त्म होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग आए। जी, एनसीपी अपने आप में एक वो पार्टी है कि जो क्षेत्र में विकास और विकास के साथ साथ उन सब युवाओं को जोड़कर चलने का काम करती है। आप इस झारखंड में एनसीपी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस विधानसभा क्षेत्र का आपने जिक्र किया वो विधानसभा सबसे प्राइम विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रोज़गार और रोज़गार के साथ साथ बहुत सारी कम्युनिटी सर्विसेज में परेशानियाँ आ रही हैं। तो आपके प्रतिनिधित्व करने के बाद अगर आपको जीत मिलती है, अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र से चुन कर आते हैं, तो कौन सी ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट है जिसको आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़दूर रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन फैक्ट्रियों में परमानेंट लेबर बढ़ने चाहिए थे, अस्थाई मज़दूर बढ़ने चाहिए थे, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन मज़दूरों की अस्थाई संख्या घटती है और अस्थाई मज़दूरों की संख्या बढ़ती है। ये अपने आप में विडंबना। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसे होता है कि आदमी का उत्पादन बढ़ता है और उसका जो मज़दूरों की जो संख्या होती है वो कैसे घट जाती है? आखिर कौन लोग होते हैं इसके पीछे? आखिर इसको कैसे अप्रूवल मिल जाता है? तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया। दूसरी बात कि एनसीपी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में आपकी पार्टी इंडी गठबंधन का एक हिस्सा है और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर
क्यों नहीं आप लोगों का सामंजस्य बैठ पाया और आपने अलग से नॉमिनेशन कैसे किया और क्यों आपके दोनों में बात नहीं बन पाई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो गठबंधन है और एनडीए गठबंधन में ये पहले से तय है कि हम महाराष्ट्र में गठबंधन में, पूरे देश में पहले हम राष्ट्रीय पार्टी हुआ करते थे, लेकिन जब हमें बीच में टूट हुई तब हमारा राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता गई। आज हम 6% वोट के लड़ रहे हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर में लड़े, हरियाणा में लड़े, हम अरुणाचल में लड़े, हम नागालैंड में लड़े, हम यहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ हमारे विधायक और मंत्री रह चुके हैं। तो हमारी राजनीतिक यहाँ पे पृष्ठभूमि रही है और हमको अपना राजनीतिक फैलाव करने का पूरा अधिकार है। हम अपने विचारधारा के साथ लोगों के बीच में काम करते हैं, तो चुनाव के माध्यम से ही तो हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि जनता ने हमको कितना एक्सेप्ट किया और हमको कहाँ तक और जाना है। नहीं, वो तो बात अपनी जगह पे है, लेकिन क्या आपने, जब आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं और आपकी पहचान एक बड़े नेता के साथ जुड़ी हुई है, तो क्यों नहीं एनडीए के साथ मिलकर यहाँ चुनाव लड़े उनको मजबूत करने के लिए? तो आप लोगों में तो वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कि आपको भी कमज़ोर करेगा और आपके एनडीए को भी कमज़ोर करेगा। देखिए, अपनी जो राजनीतिक हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ाने का हर पार्टी को हक है। हम लोग अपनी राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं। ये मानी जाए कि यहाँ पर एनडीए चुनाव नहीं लड़ रही, आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए अपना जो बड़ी दल है, जैसे उसमें भारतीय जनता पार्टी है, उसके अपने अलग कैंडिडेट हैं और उसके संगठन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटि है जो एनडीए को नहीं बना के रखा जा पाया यहाँ पर। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि महाराष्ट्र में एनडीए के बहुत सारे घटक दल है जो वहाँ पे एनडीए में शामिल नहीं है, नहीं लड़ पा रहे, तो क्या आप मानेंगे कि वो एनडीए से अलग है, एनडीए टूट गई है? जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके ये लगता है कि हम वहाँ पे, पूरे देश में पहले हम राष्ट्रीय पार्टी हुआ करते थे, लेकिन जब हमें बीच में टूट हुई तब हमारा राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता गई। आज हम 6% वोट के लड़ रहे हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर में लड़े, हरियाणा में लड़े, हम अरुणाचल में लड़े, हम नागालैंड में लड़े, हम यहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ हमारे विधायक और मंत्री रह चुके हैं। तो हमारी राजनीतिक यहाँ पे पृष्ठभूमि रही है और हमको अपना राजनीतिक फैलाव करने का पूरा अधिकार है। हम अपने विचारधारा के साथ लोगों के बीच में काम करते हैं, तो चुनाव के माध्यम से ही तो हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि जनता ने हमको कितना एक्सेप्ट किया और हमको कहाँ तक और जाना है। नहीं, वो तो बात अपनी जगह पे है, लेकिन क्या आपने, जब आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं और आपकी पहचान एक बड़े नेता के साथ जुड़ी हुई है, तो क्यों नहीं एनडीए के साथ मिलकर यहाँ चुनाव लड़े उनको मजबूत करने के लिए? तो आप लोगों में तो वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कि आपको भी कमज़ोर करेगा और आपके एनडीए को भी कमज़ोर करेगा। देखिए, अपनी जो राजनीतिक हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ाने का हर पार्टी को हक है। हम लोग अपनी राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं। ये मानी जाए कि यहाँ पर एनडीए चुनाव नहीं लड़ रही, आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए अपना जो बड़ी दल है, जैसे उसमें भारतीय जनता पार्टी है, उसके अपने अलग कैंडिडेट हैं और उसके संगठन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटि है जो एनडीए को नहीं बना के रखा जा पाया यहाँ पर। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि महाराष्ट्र में एनडीए के बहुत सारे घटक दल है जो वहाँ पे एनडीए में शामिल नहीं है, नहीं लड़ पा रहे, तो क्या आप मानेंगे कि वो एनडीए से अलग है, एनडीए टूट गई है? जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके ये लगता है कि हम वहाँ पे ज़्यादा कारगर हो जाते हैं, हो सकते हैं, वैसा काम किया जाता है। उनको लगा कि शायद हमारे साथ तालमेल बना के ये नहीं हो सकता है, तो वो अपना लड़ रहे हैं। खैर, अब सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग, क्योंकि अभी चुनाव बिल्कुल सामने है और समय भी कम है। आप ये बताएं कि कितनी दावेदारी और कितनी मजबूत दावेदारी है यहाँ की जीत पर आपकी? देखिए, हर व्यक्ति जो होता है वो चुनाव लड़ने और जीतने के लिए ही आता है। हमारे जितने साथी कार्यकर्ता हैं, किसी के मन में नहीं है हारने, या कोई भी पार्टी या कोई भी प्रत्याशी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। रह गई बात, जीत और हार जनता तय करती है, ये हम लोग तय नहीं कर सकते। हम लोग को तो सिर्फ उससे जाके मत मांगना है, हम लोग काम करते हैं, बाकी निर्णय लेना जनता के हाथ में, जनता तय करेगी। ठीक है, लास्ट में पांडे जी, आप अपना पूरा परिचय बताने के साथ जनता को क्या अपील करना चाहेंगे अपने लिए आप? पवन कुमार पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी पार्टी। हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपने कई बार एनडीए गठबंधन को देखा, एनडीए गठबंधन को देखा, एक बार आप ज़रूर हमारे पार्टी को देखिए, हमारे पार्टी के प्रत्याशी को देखिए। हम लोगों ने ना किसी दागी को टिकट दिया, हम 33 सीटों पर फिलहाल लड़ रहे हैं और हमारा कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार से आप उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो बाकी पार्टी के उम्मीदवारों से बहुत अच्छा प्रत्याशी साबित होगा जनता के हक में। अब जनता तय करे कि जनता को क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक एनडीए की बात है और पवन कुमार पांडे जी अच्छे प्रत्याशी हैं तो जनता तय करेगी, लेकिन एनडीए या इंडी गठबंधन
कहने को जनता के सामने एक बहुत बड़ा अपने एक नाम है, एनडीए या इंडी, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा पार्टी के बढ़ाने की लड़ाई है, अपनी सीटों पे मजबूत दावेदारी पेश करने की लड़ाई है, और खासकर आखिरकार जो मैं बोलूं कि जनता के वोट पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाने की लड़ाई है। और ये वर्चस्व की लड़ाई जनता बाखूबी समझती है, क्योंकि जनता को पता है कि उसे वोट कहाँ करना है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, वोट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।